हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एनिमल न्यूट्रिशंस की इंट्रोडक्शंस देखे थे और एक कोश की बहुकोश की जीवों में जो पोषण की प्रक्रम है इसको डिफाइन किए थे। नेक्स्ट आगे हमारा जो टॉपिक है वो है मनुष्य का पाचन तंत्र या मनुष्य में पोषण की जो प्रक्रम है वो किस तरह से होते हैं। इसके लिए ह्यूमन में एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है, तंत्र पाया जाता है जिसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र जो होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना रहता है। पहला भाग इसका होता है आहार नाल और सेकेंड भाग इसका होता है पाचन ग्रंथि। तो पहले हम इसको डायग्रामेटिक देखते हैं, इनकी पोजीशन डायग्राम में पहले क्लियर करते हैं, फिर इनके बारे में डिफाइन करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है इस डायग्राम में, वो रेड वाला पोर्शन इसमें है एलिमेंट्री कैनाल का भाग है। और जो हमने ब्लू लाइंस में जो लेबलिंग किए हुए हैं, तो ब्लू लाइंस जो दिख रहा है ये इसमें एक्चुअल में ग्लैंड वाला पोर्शन है। तो पहले हम बात करते हैं डायग्राम में फर्स्ट पार्ट की, माउथ एंड बकल कैविटी की। तो ये वाला पार्ट जो है ये है माउथ, मुख वाला भाग हो गया। और सेकेंड हम बात करें इस कैविटी की, तो ये जो कैविटी जो दिख रहा है ये कैविटी एक्चुअल में है यहाँ पर बकल कैविटी है, बकल कैविटी या मुख गुहा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सेकेंड हम बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की, ये पोर्शन इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा जिसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं ग्रसनी। तो ये हो गया इसका ग्रसनी वाला पार्ट। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है या छोटी पतली नलिकाकार संरचना, इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं ग्रास नली। नेक्स्ट ये जो पाउच लाइक या हम बात कर रहे हैं थैलेनुमा संरचना जो है इसको हम बोलते हैं अमाशय, स्टोमक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अमाशय के बाद ये जो दिख रहा है सी शेप्ड की स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं डियोडिनम या हिंदी में हम बोलते हैं ग्रहणी। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ग्रसनी और ग्रहणी में अक्सर कंफ्यूजन होता है। ग्रसनी फेरिंग्स के लिए यूज करते हैं, ग्रहणी डियोडिनम के लिए यूज करते हैं। इसके बाद डियोडिनम के बाद ये वाला जो पार्ट है, इसका स्टार्टिंग पार्ट जो रहता है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जीजेनम वर्ड यूज करते हैं। और इस वाले पार्ट के लिए हम बात करते हैं इलियम वर्ड यूज करते हैं। इलियम को हिंदी में हम बोलते हैं क्षुद्रांत्र बोलते हैं और जीजेनम के लिए जेनेनम ही वर्ड यूज करते हैं। सीकम, सीकम वर्ड जो रहता है ये बड़ी आंत का स्टार्टिंग पार्ट रहता है, ये यहाँ पर जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। छोटी आंत और बड़ी आंत का आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है। छोटी आंत की जो नली होती है पतली दिख रही होगी और ये जो मोटी नली दिख रहा है ये मोटी नली वाला भाग क्या होता है, बड़ी आंत का होता है। तो बड़ी आंत का पहला भाग हो गया इसका सीकम वाला पार्ट। सीकम के बाद ये वाला जो भाग है ये यहाँ से आगे वाला भाग, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ, तो इस वाले भाग को हम बोलते हैं कोलन। अब कोलन जो रहता है तीन भाग में डिवाइड करते हैं। यहां से देखो कोलन का ये वाला भाग ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं एसेंडिंग कोलन। यहां से ये वाला क्षैतिज जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। और यहां से ये नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर जा रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। तो कोलन तीन पार्ट से मिलकर बना रहेगा, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। इसके बाद ये जो दिख रहा है स्टोरेज स्ट्रक्चर जहां पर वेस्ट मटेरियल स्टोर होगा, इस वाले भाग के लिए हम बोलते हैं मलाशय या फिर रेक्टम वर्ड यूज करते हैं, मलाशय है ये। और मलाशय जो रहता है एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है जिसको हम बोलते हैं गुदा द्वार बोलते हैं या फिर एनस वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह से हम सिंपल बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की पार्ट्स की। फर्स्ट पार्ट है माउथ एंड बकल कैविटी, ये वाला पार्ट हो गया। फेरिंग्स, ये कुछ आगे का पार्ट हो गया। ओसोफेगस, ये पतली नलिकाकार संरचना। स्टोमक, थैलेनुमा संरचना। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में यहां से लेकर यहां तक की जो पोर्शन है जिसमें छोटी नली दिख रही है, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है ग्रहणी डियोडिनम, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक का। दूसरा पोर्शन जो है ये यहां से ये यहां तक की, ये यहां तक आता है जीजेनम। और थर्ड पार्ट ये इसका हो जाता है कौन सा, इलियम, क्षुद्रांत बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत को भी हम जनरली तीन भाग में ही डिवाइड करते हैं, एक है सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। तो सीकम इस वाले पार्ट को बोलते हैं, लास्ट वाले भाग को। यहां से इस वाले भाग के लिए हम वर्ड यूज करेंगे
कोलन वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ये मलाशय है, और लास्ट वाला भाग इसका हो जाएगा कौन सा, एनस या गुदादार हो गए। तो ये तो हुआ एलिमेंट्री कैनाल, जो इसमें हमने रेड पोर्शंस में डिफाइन किया। नेक्स्ट हम ग्लैंड की बात करते हैं। तो ग्लैंड में सबसे पहला हम फर्स्ट ग्लैंड की बात कर रहे हैं, लार ग्रंथि स्लाइवरी ग्लैंड की। तो स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पर दिख रहा है, माउथ वाले पार्ट पर, ये हो गया लार ग्रंथि, ये यहाँ पर, और कुछ ये यहाँ पर, ये हम बोल रहे हैं ज्वा के पास भी एक रहेगा ऐसा, और यहाँ पर एक टंग होगा, जैसे टंग के नीचे ये यहाँ पर भी एक ग्लैंड होगा। लार ग्रंथि आगे हम डिफाइन करेंगे, 3 टाइप्स के होते हैं, जो कहाँ पर रहेगा, मुख गुहा वाले भाग में, इस कैविटी के अंदर रहेगा। तो ये हो गया लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद आगे हम जब इधर बॉडी में आएंगे तो फिर स्टोमक में आएगा। स्टोमक में एक सेकेंड ग्लैंड रहता है, देखिए ये यहाँ पे हम लोग लिखे होंगे, अच्छा यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड छूट गया है तो ये नीचे लिखते हैं, या यहाँ पर लिख रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हो गया जठर ग्रंथि बोलते हैं, ये यहाँ पर जो दिख रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि बोलते हैं, ये हो जाएगा दूसरा ग्रंथि। तीसरा हम बात कर रहे हैं लीवर की, तो ये हो गया लीवर, हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है ये। सेकेंड हम बात करते हैं लीवर के नीचे एक क्या होता है, छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। और ये इसका क्या होता है, और ग्लैंड होगा जो सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि, तो इसमें आता है कौन सा, पैनक्रियास या फिर अग्नाशय आएगा। अग्नाशय के बाद हम बात कर रहे हैं डियोडिनम वाले भाग में भी एक ग्रंथि होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्रंथि। ये ब्रूनर्स ग्रंथि इस डियोडिनम के अंदर इंटरनल पार्ट में होगा, अंदर की ओर। इसी तरह से आंत में विलाई पाया जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो अवशोषण का काम करता है। उस विलाई की जो सरफेस होता है वहां पर भी एक ग्लैंड होता है, जिसको हम बोलते हैं लिबरकुन ग्लैंड बोलते हैं या आंतरी ग्लैंड बोलते हैं। लिबरकुन वाला जो रहता है वो इलियम वाले भाग में रहेगा। तो इस तरह से हम टोटल ग्लैंड्स की बात, पोजीशन की बात करते हैं जो आता है, ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। अभी हम केवल एलिमेंट्री कैनाल पे फोकस करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमको मेन जो फोकस करने हैं वो पार्ट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम माउथ एंड बकल कैविटी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बकल कैविटी की, या फिर हम बात कर रहे हैं मुख गुहा। मुख गुहा में हम लोगों को जो इसकी बात करना है, ये भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायता करते हैं। इसके लिए यहाँ पर 3 स्पेशल संरचना पाई जाती है जो अंतर्ग्रहण में या भोजन के ग्रहण में सहायता करते हैं। पहला टीथ आती है, हमारे जो दांतें हैं, दूसरा जिह्वा, और तीसरा हम तालु की बात करते हैं। तालु मतलब जो हमारा मुख का जो ऊपर छतनुमा जो संरचना है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ मुख में 3 स्ट्रक्चर केवल लेबलिंग करते हैं। फर्स्ट टीथ, सेकेंड टंग, एंड थर्ड हम बात करते हैं पैलेट की। तालु वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हिंदी में। टीथ के लिए अक्सर हम बात करते हैं मनुष्य के जो दांत है, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसका केवल हम नाम देखते हैं। मनुष्य का जो दांत है वो एक्चुअल में जीवन में क्या होता है, 2 बार आता है। एक बार होता है मिल्क टीथ और दूसरा रहता है परमानेंट टीथ, दूध के दांत और बोलते हैं स्थायी दांत। तो चूंकि दांत हमारा 2 बार आ रहा है, इसलिए इसको हम वर्ड यूज करते हैं डाइफायोडोंट वर्ड यूज करते हैं, द्विबार दंती बोलते हैं। द्विबार दंती क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में 2 बार आते हैं, 2 बार उग रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हम इसके लिए टीथ के लिए जो वर्ड यूज करते हैं डाइफायोडेंट के बाद एक होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट हिंदी में बोलते हैं गर्त दंती बोलते हैं। गर्त दंती एक्चुअल में मनुष्य की जो दांत होती है, ये जो जबड़ा होता है, जबड़े के अंदर धसे हुए होते हैं। जब भी हमारा जो मिल्क टीथ टूटता है तो हम देखते हैं कि वहां पर एक सॉकेट या खांच बनती है, जहां पर वो टीथ जो रहता है वो फिट रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जबड़े के अंदर दांत जो है वो धसे हुए रहते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, वो है थीकोडोंट, या हिंदी में हम बोलते हैं गर्त दंती वर्ड यूज करते हैं। एंड थर्ड हम इसमें वर्ड जो यूज करते हैं हमारे टीथ के लिए, ये वर्ड यूज होता है हेट्रोडोंट वर्ड यूज होता है। हेट्रोडोंट मतलब होता है विषम दंती वर्ड यूज करते हैं। अब विषम दंती क्यों बोलते हैं?
क्योंकि हमारा जो टीथ रहता है वो अलग अलग शेप का होता है, मतलब इसका हम बात कर रहे हैं जो आकार होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैं अपने ही बात करूं या मेरे टीथ थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। जैसे देखिए मेरा फ्रंट का जो टीथ होगा, जो 4 दांत होंगे वो कुछ इस शेप का दिख रहा होगा, इसका जो शेप है वो ऐसा दिख रहा होगा, ये इस तरह का। जैसा मेरा ये मैं बात करूं अपने हुए जो सामने के 4 दांत है ये इस तरह के, ये इसका शेप कुछ किस तरह का दिख रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा होगा। इसके बाद मैं बात करता हूं जो कॉर्नर में है, एक इस कॉर्नर में और एक इस कॉर्नर में, उसका जो शेप होगा कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा होगा, जो पॉइंटेड या नुकीले दिख रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जॉ वाले की। तो जॉ की जो रहता है, एक होता है प्रीमोलर एंड एक होता है मोलर, ये इस तरह का जो टीथ होता है ऐसा करके। तो इसका देखिए हम बात करें शेप की, तो टीथ की जो शेप है वो अलग अलग दिख रही होगी। ये है इंसिजर, सेकेंड केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसके लिए हम वर्ड में यूज कर रहे हैं कौन सा, इंसिजर, केनाइन, ये हो गया प्रीमोलर एंड ये हो गया मोलर। कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक एंड च्यवर्णक। ये इस तरह से अगर हम टीथ की स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 बताते हैं। कौन कौन सा, ये जो 4 दिख रहे हैं, इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा, विषम दंती। अब अगर मैं इनकी फंक्शंस की बात करूं तो चारों की फंक्शंस भी अलग अलग है। जैसे इंसीजर, ये क्या करते हैं, किसी भी फूड मटेरियल को 2 भागों में तोड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं लाइक हमारे पास एक एप्पल है या बनाना है, तो जैसे हम एप्पल को लेते हैं सीधे बाइट करते हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसीजर टीथ का, जो सामने दिख रहा है 4 दांत जो रहते हैं। केनाइन बात कर रहे हैं जो ठोस होते हैं या बहुत कड़े या मजबूत भोजन होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं लड्डू है जो बहुत जम गए या हार्ड है, तो हम उसको सामने से ना करके साइड से काटते हैं। या फिर सबसे बेस्ट जो लेग पीस हम यूज करते हैं चिकन का, चिकन हम लेग पीस सामने नहीं पकड़ते हैं, कहाँ से पकड़ते हैं, साइड से पकड़ते हैं। तो ये है किसके लिए, केनाइन। केनाइन जो है चीर फाड़ या जो हार्ड भोजन रहता है उसको तोड़ने में हेल्प करेगा। अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये अब दाढ़ के दांत है, तो दाढ़ वाला जो दांत रहता है ये एक्चुअल में भोजन को पीसने का काम करता है, या हम बोल रहे हैं उसको चूड़ बनाने का। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। इसके लिए जो टीथ के लिए जो वर्ड यूज करते हैं जनरली, ये 3 वर्ड यूज करते हैं, द्विबारदंती, गर्तदंती एंड विषम दंती। इसके बाद इसका हम डिफाइन कर रहे हैं इंसिजर, रत्न, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, या फिर कृदंत, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 वर्ड यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं टीथ से रिलेटेड। इसमें एक्चुअल में इसकी संरचना वगैरह से बात करें तो बहुत सारे डिटेल हो जाएगा, बट हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में गए तो 2 महीने में पूरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन हमको जो लग रहा है जहाँ से क्वेश्चन आ सकती है, जैसे हमने बात की यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो ये हम बता दिए। अब हम सीधे बात कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं जो डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र है, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो हम बात कर रहे हैं जो डेंटल फार्मूला है, दंत सूत्र बोलते हैं इसको। तो दंत सूत्र क्या है, हमारे जो मुख गुहा है या बकल कैविटी में जो दांत है उसके लिए एक स्पेशल ओरिएंटेशन या विन्यास होता है जिसके क्रम में वो व्यवस्थित होती है। तो उस क्रम में व्यवस्थित के साथ साथ उनकी नंबर की जो गणना है, इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला या सूत्र दिया गया जिसको हम बोलते हैं डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, दांत की जो संख्या है, कौन से प्रकार की दांत की संख्या कितनी है, इसकी काउंट करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो फार्मूला क्या है, देखिए हम बात कर रहे हैं हमारी जो जॉ है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ऊपर वाला जिसको अपर जॉ बोलते हैं, एक हो गया नीचे जॉ जिसको हम लोअर जॉ बोल रहे हैं, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। अगर हम बात कर रहे हैं अभी ऊपरी जबड़ा की, अपर जॉ की, तो अपर जॉ जो रहता है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जैसे ये सेंटर से, तो जिस तरह की जो टीथ इस तरह का दिखेगा राइट साइड, सेम उसी तरह का टीथ कहाँ है, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब हम किसी एक साइड को काउंट करके उसको मल्टीप्लाई 2 करके उसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो जो फार्मूला है इसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। फार्मूला है ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में दांतों की संख्या,
अपॉन करेंगे निचली जबड़े में दांतों की संख्या इनटू करेंगे दोनों को 2 से, मतलब ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई रहेगा, नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई रहेगा। लेकिन इसको जनरली हम 2 जो रहता है वो कॉमन लिखते हैं। यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स नहीं लग रहा है, याद रखिएगा हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो फार्मूला जो साइंटिस्ट ने दिया है इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो हमारा फार्मूला डेंटल फार्मूला कुछ इस तरह का रहेगा। डेंटल फार्मूला ऊपरी जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या अपान हम करते हैं निचली जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, और इनटू करते हैं 2। याद रखिएगा ये जो 2 है ऊपर में भी मल्टीप्लाई होता है, नीचे में भी मल्टीप्लाई होता है। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले तो हम ऊपरी जबड़े में कौन कौन से टाइप के दांत होते हैं उनकी काउंट कर रहे हैं। तो हमको पता है एक तो इंसाइजर होगा, एक इसमें केनाइन हो सकता है, प्री मोलर हो सकता है और मोलर हो सकता है। नीचे भी सेम कंडीशन, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, इनटू हम क्या करेंगे 2 करेंगे। तो बेसिकली जो डेंटल फार्मूला जो रहता है इसका मेन फार्मूला हम ऐसा बताते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर अपॉन फिर करेंगे इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर इनटू 2 करते हैं। अब यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन आता है, एक तो छोटे बच्चों में 10 साल के बच्चों के लिए क्वेश्चन आता है, और एक आता है यंग या जो एडल्ट हम बात करते हैं, जो वयस्क मनुष्य है उसके ही बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें आता है बच्चों में दांतों की संख्या, एक ये क्वेश्चन आता है, और एक आता है वयस्क के लिए, यंग वन की, वयस्क में दांतों की संख्या। तो हम ये 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। बच्चों में दांतों की संख्या के लिए पहले तो यह है कि टोटल दांत कितने होते हैं वो याद रखने हैं, फिर ओरिएंटेशन। हम इस फार्मूला से नहीं जा रहे हैं, हम इसके अपोजिट जाएंगे। तो तुम लोगों को याद रखना है कि बच्चों में जो दांतों की संख्या हमको टोटल लाना है 20, और जो वयस्क है इसमें दांतों की संख्या टोटल लाना है 32। अब अगर मैं 20 को बात करूं, डिवाइड करूंगा, तो इसका डेफिनेटली मतलब यह हुआ कि 10 कहां जाएगा ऊपर, 10 कहां आएगा नीचे। अब अगर 10 ऊपर है तो आधे हिस्से में कितना आएगा 5, तो 5 हमारे राइट साइड आएंगे, 5 कहां आएंगे लेफ्ट साइड। अब उस 5 को हमको डिवाइड करना है किसमें, इस 4 टाइप में, किसमें किसमें, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें 5 टाइप की, तो कौन कौन से हो गए। अगर मैं बच्चों के लिए बात कर रहा हूं तो बच्चों में जो इसका फार्मूला आता है ये कुछ इस तरह का आएगा। सीधा मैं डायरेक्ट फार्मूला की बात कर रहा हूं, कैसे निकालते हैं वो फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें तुम लोगों को याद रखना है 2102 अपॉन 2102 इनटू क्या करना है 2 करना है। अब देखिए ये 2102 जो है वो बच्चों के लिए कैसे, 2 जो रहता है इंसीजर, सबको पता है बच्चों में जो दांत आते हैं ये पहले सामने के 4 आते हैं, तो ये जो रहेंगे 2 आएगा एक तरफ राइट साइड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ क्या इधर और इधर करके 4 हो जाता है। ये साइड वाला जो रहेगा 1-1 होगा, फिर जो प्री मोलर है वो बाद में आता है जब दाढ़ वाले दांत टूट जाएंगे, और मोलर वाले 2 रहेंगे। तो इस तरह से इसके लिए अगर हम टोटल जोड़ रहे हैं तो आधे हिस्से में कितना आ रहा है 2 1 3 और 2 5, आधे हिस्से में 5, पूरे हिस्से में भी कितना, पूरे हिस्से में कितना हो जाएगा 10, तो 10 ऊपर 10 कहाँ आएगा नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहां पर करेंगे, तो 2123 अपॉन हो जाएगा 2123 इंटू 2 करते हैं। अब इसको भी देख लो, अगर टोटल दांत कितने हैं 32 है, तो ऊपर जबड़े में कितने रहेगा 16, नीचे कितने रहेगा 16। अब अगर मेरे ऊपर जबड़े में टोटल दांत 16 है तो आधे हिस्से में कितना रहेगा 8। अब 8 को हमको 4 भागों में डिवाइड करना है, तो 8 में याद रखना सामने का जो 4 है
वो तो रहेगा ही, मतलब आधे भाग में 2 आधे भाग में 2, तो पहला जो इंसीजर रहेगा 2 हो गया, साइड में नुकीला वाला 1 ही होता है तो ये 1 हो गया। प्री मोलर जो रहता है, जो पहले बच्चों में मोलर रहता है वही क्या हो जाता है, प्री मोलर का हो जाता है, तो यहां पर जो नंबर रहेगा वो यहां आ जाएगा। रिमेनिंग जो रहेगा, अब इसको जोड़ के देख लो, 2 1 3 हो गया, 5 हो गया, 8 में से कितना बचा, मतलब 3 ही बचा, 5 गए तो ये 3 किसका हो जाएगा, मोलर का, जो कि बाद में धीरे धीरे इधर आगे बढ़ते जाता है। तो ये है डेंटल फार्मूला जो हमको इसमें याद रखना है। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है डेंटल फार्मूला से, या तो इससे पूछेगा या फिर इससे पूछेगा, बच्चों में कितना रहता है और वयस्क में। और अगर वो थोड़ा सा टफ किया क्वेश्चन का लेवल, तो क्वेश्चन का लेवल क्या करेगा, वयस्क व्यक्तियों में जो कृदंत दांत की संख्या होती है टोटल कितनी होती है, तो अगर टोटल कितनी होती है ये पूछा तो ध्यान रखिए क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करना है। वयस्क में टोटल कृदंत मतलब इंसीजर दांत की संख्या बोल रहा है, तो 2 जो है ये आधे भाग में है, तो पूरे भाग में 4 हो गया, मल्टीप्लाई 2 दिख रहा है, ये आधे हिस्से का है तो पूरे हिस्से में 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, तो टोटल टीथ कितने होंगे, 8 हो जाएगा। ये इस तरह से काउंट करना है, क्लियर है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा लॉजिकल ये देखते जाएंगे तो बन जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना डीप नहीं है तुम लोगों में, लेकिन फिर भी देखना चाहें तो ये इतना काफ़ी है, समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं, ये तो हो गया टीथ के लिए। टीथ के बाद हम बात करते हैं दूसरी स्ट्रक्चर जो कि इसमें टंग है। टंग जो रहता है यहाँ पर कोई भी अस्थि नहीं होती है, मतलब ये बोनलेस होता है, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, जो क्या करता है भोज्य पदार्थों को पलटने का काम करता है। और सेकेंड हम बात करते हैं ये क्या करता है, लार को भोजन के साथ मिक्स करता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा टंग का। और पैलेट तालू जो हमारा ऊपर का भाग रहता है, ये इसका क्या करता है, कैविटी बनाता है, जो भोजन को पीसने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्लियर है। सेकेंड हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स जो रहता है ये हमारे शरीर के ऐसे भाग होते हैं जो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखने को मिलेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसका मतलब यह है कि ये हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लैंड जो रहता है ये एब्सेंट होता है, कोई भी ग्रंथि नहीं पाया जाता है यहाँ पर। थर्ड हम बात करते हैं उसोफेगस की। उसोफेगस की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या होता है, म्यूकस का स्त्रावण होता है। म्यूकस का स्त्रावण होगा जिससे भोजन जो रहता है ये क्या बनता है, पेस्ट जैसे बनते जाएगा। और पेस्ट जब बनेगा तो अब यहां पर क्या करेगा, ये जो म्यूकस है इसके साथ मिक्स होकर भोजन को क्या करता है, जैसे यहां से भोजन आगे आएगा तो यहां पर म्यूकस सिक्रीट होगा और ये जो रहता है इसकी जो मसल्स है ये धीरे धीरे इस तरह से फैलते जाएगा। जैसे ही फैलेगा भोजन आगे आएगा, फिर ये इस तरह से, तो यहां पर भोजन जब आएगा तो इसकी जो नली है ये ऐसा फैलते जाएगा, ऐसा ऐसे करके ये इस तरह से, यहां पर भोजन आया फैला, फिर ये इधर जाएगा तो ये फिर से ऐसा पिचक जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं उसोफेगस की। ये जैसे नली है, ऐसा एक नली है, यहां से भोजन जैसे आएगा तो ये वाला भाग पहले ऐसा फूलेगा, ऐसा, जैसे ही भोजन आगे पास होगा ये वाला भाग ऐसा श्रिंक हो जाएगा, अब ये नीचे वाला भाग ऐसा फैलेगा, ये वाला भाग फिर जब भोजन आगे पास आएगा तो ये वाला ऐसा सिकुड़ेगा, अब ये वाला ऐसा फैलेगा। तो ऐसा इसके ट्रैक जो रहता है ये ऐसा ऐसा करके मोमेंट शो करता है। इस तरह की मोमेंट को या गति को हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन बोलते हैं, क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन मतलब ये इसमें क्या होता है, क्रम से अनुकुंचन और शिथिलन होता है। एक बार इसमें क्या होगा, संकुचित होगा, एक बार शिथिल होगा, फिर संकुचित फिर शिथिल होगा। ये किसके लिए है, उसोफेगस के। इस तरह से ये क्या होता है, ऐसे फैलते जाएगा सिकुड़ते जाएगा, फैलते जाएगा सिकुड़ते जाएगा, तो भोजन धीरे धीरे कहाँ आते जाएगा, इस तरह से आगे पास होते जाएगा और भोजन कहाँ आ जाता है, ये अमाशय में आ जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इसका है कौन सा, स्टोमक, अमाशय की बात कर रहे हैं। अमाशय में सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, पाउच लाइक थैलेनुमा संरचना होता है।
सेकेंड ये क्या होता है, फूड को स्टोर करता है, भोजन को संग्रह करेगा, ठीक है, ये बात करते हैं। अब अमाशय में कभी कभी इसका थोड़ा सा वो भी आ जाता है, तो चलिए अमाशय की स्ट्रक्चर हम बात करते हैं। जैसे ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ये इस तरह से इसका अमाशय है, तो इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए कौन सा, ये एक पार्ट होगा, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये वाला जो ओपनिंग की ओर है, या इस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक वर्ड यूज करते हैं। ये नीचे वाला जो पार्ट है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं पाइलोरिक, और बीच वाला जो भाग है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फंडिक वर्ड यूज करते हैं, या फंडक बोलते हैं, ठीक है, फंडस या फंडिक दोनों वर्ड यूज करते हैं, फंडिक या फिर फंडस बोलते हैं, दोनों वर्ड यूज करते हैं। ये हो जाएगा। इस वाले पोर्शन को जनरली हम एक साथ जो पाउच रहता है उसको बॉडी भी बोल देते हैं। तो देखिए इसमें हमको मेन जो याद रखना है 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक जो रहता है ये उसोफेगस की ओर ओपन होगा, पाइलोरिक जो रहता है ये डिओडिनम की ओर ओपन होता है। तो इस नली के जो ओपनिंग रहता है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा, पाइलोरिक स्फिंक्टर वर्ड यूज करते हैं जो ओपन होता है, और इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब होता है छिद्र, ओपनिंग को बोलते हैं। तो ये कार्डियक वाला जो है उसोफेगस की ओर इधर रहेगा कार्डियक वाला भाग, पाइलोरिक वाला भाग इधर रहता है, और बीच का जो रहता है वो फंडक रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया स्टोमक के लिए। स्टोमक जो रहता है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा ग्लैंड की, तो यहाँ पर कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बाकी आगे हम इसके फंक्शन देखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या फंक्शन है। अभी फिलहाल याद रखिएगा स्टोमक में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम कौन सा है, जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हो जाएगा। स्टोमक के बाद हम बात करते हैं आगे, यहां से अब आगे इस वाले भाग की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो पहले तो हम इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं। इसकी लेंथ होता है 5.5 to 6 मीटर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल की, तो ये आहार नाल की सबसे बड़ी या लंबी संरचना होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग तो है इसमें डिओडिनम की, सेकेंड भाग इसमें आता है जीजेनम की, और थर्ड भाग इसमें आता है इलियम की। डिओडिनम, इसके लिए तुम लोगों को याद रखना है इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये क्या होता है, सी शेप की होती है या सी आकार का होता है, ठीक है। देखो ये इस तरह से ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा इस तरह की, ये इधर आ रहा है ट्यूब, तो ऐसा करके ये कैसा दिख रहा है, सी के आकार का दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या होता है, ग्लैंड भी पाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। कौन सा ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, ये लिखते हैं। तो ये हो गया किसके लिए, डिओडिनम के लिए। ये एक क्या होता है, छोटी संरचना होती है, छोटी संरचना जो इन दोनों के बीच स्थित होता है। और इलियम, अगर इलियम की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग इसकी लेंथ कितना होता है, 5 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। ये 5 मीटर अकेले, 5.5 to 6 बोल रहे हैं, तो इसमें ये क्या होता है, 5 मीटर के आसपास अकेले होता है। बाकी जो 0.5 है ये इन दोनों मिलके। जनरली डिओडिनम बहुत छोटा होता है, अगर हम बात करें कंपेयर करें तो ये केवल ये ऐसा एक कर्व बस बनाता है। बाकी जैसे ये इधर से यहाँ तक आता है जिजेनम का, और बाकी ये वाला जो बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है वो स्ट्रक्चर किसका होता है, इलियम का होता है। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं इसमें इनकी रोल्स की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग चीजें पहले ये याद रखिएगा, इसकी जो लेंथ रहता है, अगर हम जीवित कंडीशन की बात करें और मृत की, तो दोनों में ये क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो जीवित रहेगा तो उसके शरीर में छोटी आंत की जो लंबाई रहता है 5.5,
5.5 मीटर अप्रॉक्स लेते हैं। लेकिन अगर ये व्यक्ति डेड हो गया तो उसके शरीर में जो छोटी आंत की लंबाई रहता है वो बढ़कर हो जाता है 7 मीटर हो जाता है। अब ऐसा क्यों? जब हम जीवित कंडीशन में रहता है तो हमारे कुछ कोशिकाएं जो रहता है वो संकुचित रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन जैसे ही डेथ होता है तो वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, इसलिए उसका लेंथ भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा एक्चुअल लेंथ हम 5.5 लेते हैं, लेकिन अगर डेड कंडीशन का आया, व्यक्ति मृत हो गया है, तो उसकी लंबाई कितना हो जाता है, 7 मीटर के आसपास हो जाता है। ये एक याद रखिएगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। बाकी इसमें हम ग्लैंड का जो रोल है वो आगे देखेंगे। हाँ, एक चीज और, छोटी आंत जो रहता है यहाँ तक जो भोजन का पाचन रहता है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे भोजन का पाचन नहीं होता है। पाचन कहाँ तक होगा, केवल ये इलियम तक। इलियम के आगे जैसे सीकम है, कोलन है, वहां तक जो भोजन रहेगा वो केवल वेस्ट होगा या मल बोलते हैं उसको, उसमें कोई भी पाचन नहीं होगा। तो याद रखिएगा पाचन की क्रिया लास्ट कहाँ होती है, इस छोटी आंत तक। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ तक, लेकिन इसके आगे जैसे ही इसमें आया तो भोजन का पाचन नहीं होगा। मतलब छोटी आंत में होगा, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की बात कर रहे हैं। इसकी लंबाई हम बात करते हैं, ये होता है 1.5 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो कभी कभी हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ की, तो टोटल लेंथ रहता है 7 मीटर बताते हैं। ठीक है, 5.5 और 1.5 लेकर। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन कभी कभी बनता है, जो सबसे बड़ी वाला रहता है, ये याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सा पार्ट आता है, तो पहला पार्ट तो आता है इसका सीकम। सीकम। सेकेंड पार्ट हम बात करते हैं, इसमें आता है कोलन। और थर्ड पार्ट हम बात करते हैं, इसमें आता है कौन सा, रेक्टम आता है। इसको हम बोलते हैं मलाशय, इसको हम कोलन ही बोलते हैं, और वो हो गया सीकम। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट हो गया, सीकम, कोलन और रेक्टम। अगर हम बात कर रहे हैं सीकम की, तो सीकम जो रहता है ये क्या करता है, कोलन को छोटी आंत से जोड़ने का काम करता है। जैसे ये वाला पार्ट हो गया कौन सा, सीकम का, तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया कोलन। इन दोनों को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। कोलन जो होता है ये 3 तरह का होता है। एक होता है एसेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। आरोही, अवरोही और क्षैतिज, ये इस तरह से। तो 3 भाग याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा पार्ट है, जैसे एसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ये और ट्रांसवर्स कोलन करके पार्ट दे सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से किसी एक और को ऐड करके। तो ये याद रखिएगा, इस तरह के ऑप्शन इसमें मिल सकते हैं। तो यहाँ तक बात कर रहे थे, ये तो हो गया हमारा मेन जो पार्ट था किसका, एलिमेंट्री केनाल का। नेक्स्ट हम लोगों को इसके आगे देखना है, इसमें कौन सा, डाइजेस्टिव ग्लैंड का। तो एलिमेंट्री केनाल एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ डायग्राम में। फर्स्ट पार्ट है ये माउथ, ये हो गया बकल कैविटी, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हम बात करते हैं ओसोफेगस, स्टोमक, डिओडिनम, जेजेनम, इलियम, सीकम, कोलन, और फिर ये हो गया रेक्टम। रेक्टम के बाद आ जाएगा कौन सा, एनस। यहाँ पर सीकम वाले भाग में एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, यहाँ एक स्पेशल स्ट्रक्चर ये इस तरह से पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये हमारे बॉडी का या शरीर का अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग मतलब पहले क्रियाशील थे, कार्य करता था। कार्य ये कि ये भोजन जो सेलुलोज था उसके पाचन में हेल्प करता था, लेकिन चूंकि हम भोजन क्या है, पका हुआ ग्रहण करते हैं, इसलिए सेलुलोज के डाइजेशन की आवश्यकता ही नहीं होता है।
इसलिए हमारे शरीर में ये अभी निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसे अंग जो पहले कार्य कर रहा था अभी नहीं कर रहा है, उसके लिए हम अवशेषी अंग बोलते हैं, जिनमें से हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग ये भी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हमारे बॉडी का क्या हो जाएगा, अवशेषी अंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को इसके आगे देखना है डाइजेस्टिव ग्लैंड की।